वेलकम टू अन अकेडमी। माय नेम इज तलवीर सिंह और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट्स आ जाइए, 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी पॉजिटिव अफर्मेशन लिखिए और फिर हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी से आ जाइए सारे के सारे स्टूडेंट्स। मैं बढ़िया जी, आप बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया। चलिए शुरू करते हैं। एक सेकेंड। तो हम डिजास्टर्स पढ़ रहे थे, थोड़ा सा रह गया था हमारा। ड्रॉट पढ़ रहे थे, ड्रॉट। यहां पर थे हम, ड्रॉट्स को पढ़ रहे थे। जैसे बताया था ना कि मेट्रोलॉजिकल, ये जो वेदर के साथ रिलेट करते हैं। ये किसके साथ रिलेट करते हैं? ये वेदर के साथ रिलेट करते हैं। हाइड्रो है वो वाटर के साथ रिलेट करते हैं। एग्रीकल्चर, जो पानी की शॉर्टेज की वजह से एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं वो खराब हो जाती हैं, समझ रहे हो ना? शॉर्टेज ऑफ वाटर। उसके बाद इकोलॉजिकल होते हैं, जो इकोलॉजिकल डैमेज होता है सॉइल मॉइस्चर की वजह से, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर की कमी की वजह से। और सोशो इकोनॉमिक, जो हमारा सप्लाई और डिमांड की वजह से होता है ना, डिमांड एंड सप्लाई के अंदर जो वेरिएशंस देखने को मिलती हैं वो वाली, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से जो चीजें देखने को मिलती हैं वो वाली। उसके बाद आता है लैंडस्लाइड। ठीक है, लैंडस्लाइड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लैंडस्लाइड आप लोगों को पता है कि लैंडस्लाइड कैसे होता है, कि जैसे जमीन है वो अर्थक्वेक, फ्लड या वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से, जैसे ही जमीन में एक सडन क्या होता है, एक सडन मूवमेंट होती है, तो क्या हो जाता है, जमीन अपनी जगह से क्या हो जाती है, खिसक जाती है, जिसको भूस्खलन बोला जाता है। ठीक है, ये ज्यादातर कहाँ पे होता है, ये हिली एरियाज में ज्यादा होता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो हिली एरियाज होते हैं वहां पे आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी कि किस तरीके से जमीन है वो पहाड़ियां गिर जाती हैं, जमीन है वो क्या हो जाती है, खिसक जाती है अपनी जगह से। तो टर्म लैंडस्लाइड इंक्लूड और वैरायटीज ऑफ मास मूवमेंट ऑफ हिल क्रॉप्स, हिल स्लोप्स। ठीक है, बड़े लेवल पे मूवमेंट होती है एंड कैन बी डिफाइंड एज डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ स्लोप फॉर्मिंग मटेरियल। इसमें रॉक्स, सॉइल, आर्टिफिशियल फिल्स, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी चीज की जो मूवमेंट की वजह से धरती है उसमें छेद हो जाते हैं, धरती अपनी जगह से मूव हो जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है, उसको लैंडस्लाइड का नाम दे दिया जाता है। जैसे ये देखो, ये इसकी सिंपल सी एग्जांपल है। ये क्या है, ये सारी जमीन है वो क्या हो रही है, ये
ऐसे नीचे गिर गई, ठीक है जी, इसको ही बोलते हैं लैंडस्लाइड। ठीक है, इसकी वीडियोस आप लोगों ने बहुत सारी देखी होंगी यूट्यूब पे। अक्सर डिजास्टर लिखोगे तो आप लैंडस्लाइड सर्च करना, आपको ये बहुत सारी वीडियोस हैं वो देखने को मिल जाएंगी। अब लैंडस्लाइड के कॉज क्या होते हैं? जियोलॉजिकल वीक मटेरियल, कई बार जमीन है क्योंकि पहाड़ियां हैं तो वहां पर क्या होती हैं, वो जो रॉक और सॉइल होती है वो बहुत कमजोर होती है, ठीक है, तो किसी भी सडन मूवमेंट से वो अपनी जगह से क्या हो जाती है, खिसक जाती है। इरोजन ऑफ स्लोप टॉय ड्यू टू कटिंग डाउन ऑफ वेजिटेबल, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ठीक है, ये सॉइल इरोजन हो जाता है, जमीन की ऊपरी सतह कमजोर हो जाती है तो वो ऊपर से क्या हो जाती है, खिसक जाती है। इंटेंस रेनफॉल, कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से भी जमीन है वो कमजोर हो जाती है और उसके अंदर जो भूस्खलन वाली जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। ह्यूमन एक्सकवेशन, अब इंसानों ने क्या कर दिया है, स्लोप टॉय, डिफोरेस्टेशन कर दिया, इरिगेशन है, वाइब्रेशन है, ब्लास्ट है, वाटर लीकेज फ्रॉम सर्विसेज है, ये वाला होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार इंसानों की हरकतों की वजह से भी ये सारी चीजें होती है। जैसे एक पता है ना, जैसे किसी बिल्डिंग को गिराने के लिए विस्फोट किया जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, बिल्डिंग को गिराने के लिए क्या कर दिया जाता है, विस्फोट कर दिया जाता है, देखा है ना आप लोगों ने। तो वो चाहे बिल्डिंग को गिराने के लिए किया है, उसके बैड इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं या आसपास की जगह है या धरती है, वो वहां पर भी उसकी वजह से क्या होती है, प्रॉब्लम आ जाती है। अर्थक्वेक इसका सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से शेक होता है जमीन के अंदर, तो जमीन के अंदर की जो सतह होती है उसके अंदर क्या होती है, मूवमेंट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये हो सकता है। और साथ में आता है वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन में भी जितनी ज्यादा जोर से ब्लास्ट होगा, जितनी जोर से लावा फूटेगा, उससे क्या होता है, पूरे का पूरा सिस्टम है वो खराब हो जाता है। तो लैंडस्लाइड के बेसिक से रीजन है। उसके बाद था बायो। बायो का मतलब लाइफ से। अब ये हम सब लोगों ने अभी देखा, ये हमने अभी देखा, जिसमें एपिडेमिक और पैंडेमिक नाम की कोई भी वायरस हो सकता है, कोई भी डिसीज है वो फैल जाती है, ठीक है। जैसे आपने कल की एक न्यूज सुनी होगी, कल सिंगल डे में नॉर्थ कोरिया में 4 लाख कोविड के केस देखने को मिले। आज तक सबसे बड़ा उछाल जिसको बोलते हैं वो नॉर्थ कोरिया में, आई थिंक नॉर्थ या साउथ कोरिया में एक दिन के अंदर 4 लाख केसेस किसके, ये कोविड के, ठीक है जी। तो ये एपिडेमिक हो सकता है। एपिडेमिक का मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर एरिया में वो बीमारी फैल जाती है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, जैसे पर्टिकुलर एरिया, जैसे एक देश में कोई वो बीमारी फैल जाती है। और पैंडेमिक कौन सी होती है, पैंडेमिक बीमारी वो वाली बीमारी हो जाती है जो कि पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। पैंडेमिक कौन सी होती है, पूरी दुनिया में जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है जी। तो जैसे ये कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस क्या है, ये पैंडेमिक है। कोरोना वायरस क्या है, ये पैंडेमिक है। अब सब लोग जानते हैं पैंडेमिक को, सब लोगों ने देख भी लिया है, ठीक है। उसके बाद ओके, तो बायोलॉजिकल डिजास्टर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे नोडल एजेंसी है, अगर जैसे अभी अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, डिसीजन मेकिंग बॉडी या एडवाइजरी बॉडी है, कुछ बोल सकते हो। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डीलिंग विद बायोलॉजिकल डिजास्टर इज विद द स्टेट। अगर बायोलॉजिकल, नोडल का मतलब होता है मेन एजेंसी, सुप्रीम बॉडी। अगर स्टेट लेवल पे कोई भी बायोलॉजिकल डिजास्टर होता है तो उसको डील करने की जिम्मेवारी किसकी होती है, स्टेट की होती है, क्योंकि हेल्थ क्या है, इट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, समझ रहे हो ना। अगर पंजाब में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए पंजाब के सीएम पहले रिस्पॉन्सिबल होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट बाद में रिस्पॉन्सिबल होगी। बात समझ आया, पंजाब की गवर्नमेंट है वो पहले रिस्पॉन्सिबल होगी, क्योंकि हेल्थ है वो स्टेट का विषय है। नोडल एजेंसी फॉर इन्वेस्टिगेट आउटब्रेक, NICST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। और नोडल एजेंसी फॉर बायोलॉजिकल वॉरफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पेपर में नहीं पूछा जाता। ये वाला जो सिंबल है ना, ये
बायो हजार्ड के लिए यूज किया जाता है। जैसे चार्ल्स बॉल्डविन के द्वारा इसको 1966 में डेवलप किया गया था। ठीक है, इस सिंबल को देख के क्या समझ आना चाहिए, ये 3 सर्कल है और इसके बीच में एक चौथा सर्कल और है कि ये किसके साथ डील करता है, इट डील्स विद द बायो हजार्ड। इससे आप क्या समझते हो कि ये सिंबल है वो बायो हजार्ड के साथ डील करता है, कि ये बायो हजार्ड के साथ। ठीक है, अब इसके अंदर ना बायो सेफ्टी के कुछ लेवल्स दिए गए हैं, BSL 1, BSL 2, BSL 3 और BSL 4। मतलब ये लेवल्स बढ़ रहे हैं। जैसे जो BSL 4 है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होगा। जो कोरोना था ना उसको BSL 4 में माना जाता है। BSL 1 है ये तो सिर्फ और सिर्फ जैसे बैक्टीरिया वगैरह फैल जाते हैं, प्रोटेक्शन, अगर आप ग्लव्स वगैरह पहन के रखोगे तो आप इससे बच जाओगे। ठीक है, BSL 1 बहुत सिंपल सा होता है, ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता। BSL 2 होते हैं जिससे थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। फिर इसमें आप ऑटोक्लेव्स फॉर स्टरलाइजिंग और बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स वगैरह यूज कर सकते हो। BSL 3 होता है जिससे कुछ लोगों को बीमारी होती है, कुछ लोगों को नहीं होती, बट जैसे ही आप BSL 4 में पहुंचते हो तो ये एपिडेमिक, समझ रहे हो ना, पूरे पूरे लोगों को अपने उसमें ले लेता है, मतलब चक्रव्यूह में ये घुमा लेता है पूरे पूरे लोगों को, सारे लोगों को, जितने भी एरिया के या उस पर्टिकुलर रीजन के जो जितने भी लोग हैं उन सभी को क्या करता है, अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लेजिस्लेशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इनके ईयर्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, ये जो 4 हैं, जैसे वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 है ये हमने उस दिन भी पढ़े थे ना जिस दिन हम पीपल और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट एक्ट पढ़ रहे थे। हाँ, EPA इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट में मैंने आपको ये बताया था, ये 74 में आया था। जो एयर वाला है वो 81 में आया था। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको आप लोगों ने याद रखना है। तो मतलब पहले हमने पानी पे एक्ट बनाया 1974 में, फिर 8 साल के बाद एयर पे बनाया 81। समझ लो, पहले पानी को संभाला, उसके बाद हवा को संभाला, उसके बाद फिर ईपी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया, फिर डिजास्टर, इसके अलावा भी और थे, उसकी भी हमने लिस्ट आपको दी थी। प्रिवेंटिव मेजर फॉर वर्क इन द फील्ड, जो फील्ड में लोग काम करते हैं वो अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, जैसे इंजीनियरिंग कंट्रोल टू हेल्प सेपरेट ऑफ सच डिजास्टर इंक्लूडिंग प्रॉपर वेंटिलेशन, इंस्टॉलिंग नेगेटिव प्रेशर एंड यूजेज अल्ट्रावायलेट लैंप्स। पर्सनल हाइजीन अपने लेवल पे, जैसे अभी कोविड है, अब बहुत हम आप में से भी डेफिनेटली कोई ना कोई कोविड का शिकार हुआ होगा, या आपके आस पड़ोस के या आपकी फैमिली का कोई ना कोई मेंबर है वो कोविड का शिकार हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गया था। तो पर्सनल हाइजीन में ये बताया जा रहा है कि हम पर्सनल लेवल पे किस तरीके से बच सकते हैं। अगर मैं अपने आप का पूरा ध्यान रखने की कोशिश करूंगा, अब ठीक है, हैंड सैनिटाइजर का प्रॉपर यूज करूंगा, मास्क को पहन के रखूंगा, समझ रहे हो ना, तो वो पर्सनल हो गया। तो उसमें क्या क्या यूज कर सकते हो आप, मास्क यूज करते हो, प्रोटेक्टिव क्लॉथ्स लगाते हो, ग्लव्स पहन लेते हो, फेस शील्ड लगा लेते हो, आई शील्ड लगा लेते हो और शू कवर्स कर लेते हो, राइट। तो दिस इज व्हाट कोई पर्सनल प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट की बात की जाती है। और स्टीरिलाइजिंग यूजिंग अल्ट्रा हीट और हाई प्रेशर टू एलिमिनेट बैक्टीरिया और यूजिंग बायोसाइड टू किल माइक्रोब्स। बहुत ज्यादा, समझ रहे हो ना, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा हीट या बहुत ज्यादा प्रेशर से भी बैक्टीरिया को क्या किया जाता है, खत्म। मतलब ये कोविड के बारे में नहीं है, ये जनरली बताया जा रहा है कि बहुत ज्यादा प्रेशर भी ये बैक्टीरिया है वो कंट्रोल नहीं कर पाते। रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन, सर्जिकल मास्क, रेस्पिरेटर्स, पावर एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर, एयर प्योरीफाइंग रेस्पिरेटर्स। ठीक है, जैसे आप अपने घर में एयर प्योरीफायर लगा लेते हो। ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, गांव में तो वैसे जरूरत नहीं पड़ती, शहर में लोग अपने ऑफिस में जो एयर प्योरीफायर होता है वो उसको लगा के रखते हैं, ताकि एटलीस्ट अंदर जो जहां पर लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोगों को प्रोटेक्ट किया जा सके। यस, दिल्ली में ये ज्यादातर आपको देखने को मिलता है, एनसीआर एरिया में। उसके बाद आता है फॉरेस्ट फायर, जब जंगल की आग लग जाती है। अब जंगल की आग कैसे होती है, जैसे देखो, एक तो नेचुरली होती है, जैसे कई बार क्या होता है, आसमान से बिजली गिर जाती है ना,
आसमान से बिजली गिर जाती है और उससे जंगल में आग लग जाती है। और आपको पता है जंगल की आग, अभी रिसेंटली हमने अमेज़न में देखा क्या हालत हो गई थी। अमेज़न में जंगलों में इतनी आग लग गई थी जानवरों की, और कितने बेचारे जानवर हैं वो कितने सारे जल गए थे, वैसे ही पड़े रह गए थे। ये आप लोगों ने देखा है। फॉरेस्ट फायर कॉज्ड बाय हीट जनरेटेड इन द लिटर और अदर बायोमास इन समर थ्रू केयरलेसनेस ऑफ पीपल, ह्यूमन निग्लेक्ट। और दूसरा, फॉरेस्ट फायर पर्पसली कॉज्ड बाय लोकल। जैसे कुछ लोग होते हैं सिगरेट फेंक देते हैं, समझ रहे हो ना, कुछ लोग जानबूझ के जंगल में आग लगा देते हैं, और कई बार नेचुरल हो सकती है। तो दोनों रीजंस की बात हो रही है कि जो जंगल में आग लगी है या लग रही है, उसके दोनों रीजन हो सकते हैं। इट कैन आइदर बी बिकॉज ऑफ ह्यूमन और इट कैन बी बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉज। तो ये हमारे पास 2 से 3 तरीके की फायर होती है, ठीक है, जैसे ग्राउंड फायर, सरफेस फायर और क्राउन फायर। अब ये मैं आपको फोटो से समझाता हूं कि 3 तरीके से हो सकती है। जैसे अगर तो जमीन पे है, समझ रहे हो ना, ये देखो, ये ग्राउंड फायर हुई। फायर दैट बर्न द ऑर्गेनिक मटीरियल बीनीथ द सरफेस लिटर फॉर द फॉरेस्ट फॉलो। मतलब जमीन के अंदरली साइड पे ये लगी हुई है, जिससे जमीन के जो पोषक तत्व होते हैं, तत्व होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। समझ रहे हो ना। ग्राउंड फायर का मतलब यही हुआ कि यहां पर जो फर्टिलिटी है इसने ये खत्म कर दी जमीन से थोड़ा अंदर। और ये जमीन के ऊपर जो घास फूस को आग लग जाती है ना, वो वाली। फायर दैट बर्न सरफेस लिटर ऑफ द लूज डेब्रिस ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर एंड स्मॉल वेजिटेशन, छोटी छोटी जो फल सब्जियां वगैरह लगे हुए होते हैं उनको। और क्राउन फायर जो बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर ऊपर जला देती है, समझ रहे हो ना, टॉप टू टॉप ट्रीज ऑफ द श्रब्स। तो 3 तरीके से हमें फॉरेस्ट फायर है वो देखने को मिलती है। सबसे पहली कौन सी होगी, ग्राउंड फायर, फिर आती है सरफेस फायर, और तीसरी आती है क्राउन फायर। ग्राउंड फायर, सरफेस फायर और क्राउन फायर। कॉज क्या है, देखो कॉज सबसे पहले तो नेचुरल कॉज हो सकते हैं। नेचुरल कॉज वही हाई एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, कई बार टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ड्राइनेस है, लो ह्यूमिडिटी है, जिससे आग है वो शुरू हो जाती है। और दूसरा, हमारी वजह से, जैसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, कवरिंग इलिसिट फिलिंग ऑफ ट्रीज, क्लीनिंग पाथ थ्रू द फॉरेस्ट, और ट्राइबल ट्रेडिशंस। कुछ लोग होते हैं जैसे जो अभी भी ट्राइबल एरियाज में रहते हैं, उनकी कुछ ट्रेडिशंस होती हैं ना, जिससे कुछ जैसे आग जला के कुछ उन्होंने कोई कुछ किसी ट्रेडिशन को वो फॉलो कर रहे हैं ना, जैसे शादी वगैरह है या कुछ भी ऐसा होता है, तो वो लोग आग लगा देते हैं और उससे आग है वो फैल जाती है। मतलब ये हाँ मोन फायर जिसको बोल दिया जाता है। तो ये कुछ कल्चर की वजह से, जो ट्राइबल की ट्रेडिशंस होती हैं उसकी वजह से भी हो जाता है, क्योंकि वो लोग रहते ही वहां पे है ना, और वो लोग तो रहते ही वहां पे हैं। तो इस वजह से भी क्या होता है, नुकसान हो जाता है। दिस इज आल्सो द रीजन कि वहां पर आपको नुकसान देखने को मिलता है। मिटिगेशन, देखो इसको मिटिगेट करने का कोई तरीका नहीं है, बस वही है कि हम अगर एक सिस्टम को फॉलो करेंगे तो उसी से ये इसको बचाया जा सकता है। ओके, स्टेजेस इन डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि 3 तरीके से होता है, एक बिफोर डिजास्टर, ड्यूरिंग द डिजास्टर एंड आफ्टर द डिजास्टर। 3 तरीके से हम क्या करते हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट की स्टेजेस हैं वो टोटल 3 स्टेजेस होती हैं। पहली बिफोर द डिजास्टर, मतलब जब हमें पता चल गया कि डिजास्टर आने वाला है, तो हम अपने आप को पहले ही उससे बचाने के लिए अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहली अलर्ट होने की कोशिश करते हैं कि यार अपने आप को बचाया जा सके। ड्यूरिंग अ डिजास्टर, जब डिजास्टर आ गया फिर उस टाइम पे लोगों की जरूरतों को कैसे करना है और उनकी सफरिंग को कैसे कम करना है। और देन आता है आफ्टर द डिजास्टर, फिर जो चीज खराब, अब जैसे यूक्रेन है, आपको क्या लगता है कि यूक्रेन इतनी जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा? नहीं, यूक्रेन को दोबारा यूक्रेन बनने में पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा और कितने पैसे लग जाएंगे। यूक्रेन को देखो, यूक्रेन की बिल्डिंग्स, उसके स्कूल, उसके कॉलेजेस सब खत्म हो गए हैं। सब जगह पे उन्होंने शेलिंग कर करके एकदम से, वीडियो देखा आपने, कोलैप्स, टोटली कोलैप्स्ड। और उनकी जो राजधानी है ना कीव, वो तो एकदम से खत्म हो चुकी है, क्योंकि उनका मेन टारगेट ही रशिया का क्या था, कीव पे कब्जा करना। तो वो एकदम से क्या हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, आपने देखा होगा। तो उन सारी चीजों को
रिकवर करना, उन सारी चीजों को सही करने में टाइम भी लगेगा और पैसा भी लगेगा, समझ रहे हो। अब उसको तो इस तरीके से नुकसान हुआ, और रशिया खुद इकोनॉमिक क्राइसिस में आ गया, क्योंकि सब देशों ने उसके साथ कनेक्शन बंद कर दिए। इंस्टाग्राम तक, कल एक वीडियो देखी, एक रशिया की एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर की वीडियो वायरल हुई थी, वो रो रही थी, क्योंकि लोग इंस्टाग्राम से भी अर्न करते हैं ना, क्योंकि देखो इंस्टाग्राम पे ये जो लोग फॉलोअर बढ़ाते हैं अपने, उससे क्या होता है, फिर उनको ब्रांड्स हैं उनको प्रमोशन के लिए देते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग है, मतलब बहुत सारे लोग हैं वो इंस्टाग्राम से अर्निंग करते हैं, मतलब जिनका काम ही इंस्टाग्राम पे है, ठीक है, प्रमोशन वगैरह, स्पॉन्सर वीडियोस बनाते हैं वो वाला। तो वही, तो वो रो रही थी, पुतिन को एकदम से गालियां दे रही थी कि तेरी वजह से मेरे लिए इंस्टाग्राम मेरी लाइफ है। बोली, मैं सुबह 5 साल हो गए मुझे इंस्टाग्राम पे काम करते हुए, और मेरी पूरी अर्निंग का सोर्स ही इंस्टाग्राम, समझ रहे हो ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूक्रेन का नुकसान हुआ है, रशिया का भी उतना ही नुकसान हुआ है, या ये बोल सकते हो कि रशिया का तो यूक्रेन से भी ज्यादा नुकसान हुआ। रशिया का जो नुकसान हुआ वो तो यूक्रेन से भी कहीं ज्यादा हुआ, इकोनॉमिक लेवल। तो जैसे ये मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं, प्रिपेयर्डनेस और रिकंस्ट्रक्शन, रिहेबिलिटेशन, इससे बाकी सारी कंट्रीज को भी फर्क पड़ेगा ना, जो रशिया से कुछ इंपोर्ट करते थे। अब रशिया से अगर इंपोर्ट करने बैठोगे तो वो महंगा होगा, है ना, समझ रहे हो ना। पूरे वर्ल्ड में इस चीज का प्रभाव देखने को मिलेगा, पूरी दुनिया में इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद हमारा रीन्यूएबल एनर्जी है। देखो आप लोगों को ना, रीन्यूएबल एनर्जी है, इसका स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है जो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। मैं आपको बताता हूं, जिसमें कि कहां पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी किसकी ज्यादा है, कहां पर कौन सा कंट्री है। तो मैं अभी आपको ये टॉपिक का पूरा ओवरव्यू दे दूंगा, क्योंकि ये टॉपिक हम टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। कभी यूट्यूब के थ्रू मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, कभी स्पेशल क्लास के थ्रू, क्योंकि ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर इसको एक बार पढ़ लेंगे, आप इसका जो स्टैटिक पोर्शन है उसको याद कर लीजिएगा। उसके बाद ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा, बट इसमें से क्वेश्चन आता रहेगा। इंडिया इंपैक्ट होगा, क्यों नहीं होगा। देखो एक्चुअली इंडिया, जो अभी आपको पता है यूएन में जो वोटिंग हुई थी, इंडिया ने उसमें न्यूट्रल रहे थे, क्योंकि इंडिया का रशिया के साथ अच्छा कनेक्शन है, समझ रहे हो ना। रशिया ने इंडिया की काफी बार हेल्प की है, तो इंडिया रशिया के अगेंस्ट नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि वो वार को सपोर्ट कर रहे हैं, दैट इज समथिंग, आप लोग समझ रहे हो ना। जब वर्ल्ड लेवल पे बहुत सारी चीजें होती हैं तो हम सही गलत को साइड पे कर देते हैं, क्योंकि वहां पर एक रिलेशनशिप या बहुत सारी चीजें होती हैं। वो इस वजह से इंडिया ने किसी के हक में वोट नहीं डाला था, ना यूक्रेन के ना रशिया के, अब्सटेन किया था, मतलब वोट ही नहीं डाला। तो अगर वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे है तो वो 14 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, 14 दिसंबर को, ठीक है, पहले याद रखिए 14 दिसंबर, 14 दिसंबर। अब ये वाला स्टैटिक पोर्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल लेटेस्ट 2021 का डेटा निकाला है मैंने, एक दो क्वेश्चन इसी से बन जाएंगे। रिन्यूएबल एनर्जी की वेबसाइट से ये मैंने लेटेस्ट डेटा, समझ रहे हो ना, ये 2022 का जो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, ये करंट अफेयर्स ही है। ये आप लोगों को एज इट एज याद करना पड़ेगा, इसको रट्टा मार लो। मैं बता रहा हूं, इससे एक दो क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहले जैसे इंडिया का टारगेट, इंडिया थर्ड पे है रिन्यूएबल एनर्जी के इंडेक्स में। कंट्रीज है सेट एंड एम्बिशियस, इंडिया ने पहले 175 गीगावाट का टारगेट फिक्स किया था 2022 तक, जिसको बढ़ा के कितना गीगावाट कर दिया है, 500 गीगावाट कर दिया है 2030 तक। और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपेंशन प्लान है इन रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब किसी दुनिया ने इतने बड़े लेवल पे एक्सपैंड नहीं किया है जितना इंडिया ने किया है। इंडिया की जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो पिछले 7.5 साल में 286% से क्या हो गई है,
इंक्रीज हो गई है विद 151.4 गीगावाट। तो इस टाइम पे इंडिया ने एनडीसी सोलर एनर्जी कैपेसिटी इस टाइम पे इंडिया की कितनी है 49.5 गीगावाट। अब ये स्टैटिक पोर्शन को एक कॉपी पे लिख लीजिए, ठीक है, इसको एक कॉपी पे लिख लीजिएगा। मैंने जो हाईलाइट किया हुआ है ना, इसी वजह से मैंने इसको येलो के साथ हाईलाइट किया ताकि मेन मेन पॉइंट आपको नजर आए। जैसे ये वो पॉइंट है, इसको रट्टा ही मारना पड़ेगा बट ये जरूरी है, मैं इस पे लिख देता हूं वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपने ये याद नहीं किया ना, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो करंट अफेयर से ही पूछा जाता है। उसके बाद ये भी इंडस्ट्री सिनेरियो, अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जी को कैसे क्लासिफाई किया गया। जैसे विंड एनर्जी है 40 गीगावाट के आसपास है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की, ठीक है, जो इंस्टॉल की गई हुई है। सोलर है 49.34 है, बायो पावर है वो 10 है, स्मॉल हाइड्रो पावर है वो 4.83 है और लार्ज हाइड्रो है वो 46.51 है। बाद में आप डाउनलोड कर लीजिए इसको, अभी नोट मत कीजिएगा, बाद में इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए इसको आप, मैं यहां पे लिख देता हूं कि इंपॉर्टेंट है, यहां पे मैं लिख देता हूं कि इंपॉर्टेंट है। सो इट्स बेटर कि आप इसको याद कर लो। ये भी है कार्बन एमिशन बाय 1 बिलियन टन। इंडिया ने 2030 तक अपना कार्बन का जो रिडक्शन है वो 1 बिलियन टन तक करने की कोशिश की है। और रिन्यूएबल एनर्जी है और नेट जीरो कार्बन को अचीव करने का टारगेट कब तक रखा है 2070 तक। जो बच्चे पिछले बैच में थे उनको याद होगा, मैंने पेपर से 10-15 दिन पहले पीपल और डेवलपमेंट की 2 मैराथन ली थी, जिसमें मैंने पूरे 6 महीने के 8 महीने के सारे करंट अफेयर्स को कवर करवाया था। वहां पे हमने इस वाले टॉपिक को डिटेल, अभी भी करवाऊंगा मैं, इस बार तो मैं थोड़ा थोड़ा पहले ही करवा दूंगा और फिर बाद में एक बार उनको मिक्स करके पढ़ा दूंगा कि 2070 तक नेट जीरो कार्बन, मतलब कार्बन की इमिशन 0% कर दी जाएंगी, ऐसा माना है। दूसरा 45 सोलर पार्क हैं, उसको अप्रूव किया है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिनकी एग्रीगेट कैपेसिटी कितनी है 37 गीगावाट। अब देखो ये इंडिया का जो पावागदा सोलर पार्क है जिसकी सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है, उसके बाद करनूल, उसके बाद भादला 2, इंक्लूड इन टॉप 5 ऑपरेशनल सोलर पार्क ऑफ 7 गीगावाट कैपेसिटी इन इंडिया। जो इंडिया की टोटल सोलर पावर्स हैं उनकी कैपेसिटी 7 गीगावाट है और उसमें से सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी है वो किसकी है, ये पावागदा की। और उसके साथ एक और पूरी दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क ऑफ 30 गीगावाट कहां पे इंस्टॉल हो रहा है, गुजरात में। अब ये देखो ये स्टैटिक पोर्शन है, ये ऐसे ही पूछा जाएगा। इस वजह से ये वाली स्लाइडें है ना, जो ये मैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स का लेके आया हूं, मतलब लेटेस्ट सिनेरियो है, तो इसको आपने याद रखना है। और उसके बाद अभी सोलर में, सोलर एनर्जी कैपेसिटी में कौन से स्टेट ने टॉप कर दिया, राजस्थान। पहले कर्नाटक था नंबर 1 पे, और उसको पीछे छोड़ते हुए इस टाइम पे इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे टॉप पे कौन है, राजस्थान आ गया। उसने बीट कर दिया है किसको, कर्नाटक को। तीसरे नंबर पे गुजरात है। अब पता पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, ऐसे स्टेट्स की लिस्ट दे दी जाएगी, आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में निकालने के लिए बोल दिया जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, ठीक है जी। तो ये करंट अफेयर्स हैं, मैं पहले बता रहा हूं, ये मैं आपको टाइम टू टाइम पढ़ाता रहूंगा क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। इस वजह से जो लेटेस्ट वाले हैं ओवरऑल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, बाकी आप अपने एंड से चेक करना चाहते हो तो आप अपने एंड से भी चेक कर सकते हो। हमें रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत क्यों है, देखो आपको पता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं अगर आप उनको इस्तेमाल करते जाओगे तो वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। अगर आप धरती से सारा पेट्रोल निकालोगे तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा, सारी डीजल निकालोगे तो डीजल खत्म हो जाएगा। इस वजह से ये जरूरी हो गया है कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी को इस्तेमाल करना चाहिए। वी नीड टू यूज अ रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी को आप बार बार यूज कर सकते हो। जैसे हमारे पास किस किस तरीके की रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर है, सूरज से एनर्जी आती है, हाइड्रो या हाइडल जिसको पानी से बोल सकते हो, बायोमास जैसे आपने देखा होगा
घरों में लोगों ने गांव में बायोगैस प्लांट लगा रखे होते हैं, बायोमास प्लांट लगा रखे होते हैं, जैसे फायरवुड, जिसमें प्रीति आपको बेटा शुरू से देखना पड़ेगा कोर्स, तभी समझ आएगा आपको। फायरवुड हुआ, एनिमल डंग, खेती क्या खेती से, जियोथर्मल हॉट ड्राई रॉक्स, मैग्मा हॉट वाटर, नेचुरल गीजर्स, ओशियन जो वेव्स जिसको आप टाइडल वेव्स बोल देते हो, जियो जनरेशन एनर्जी, रोम वन फ्यूल, और फ्यूल सेल्स क्लियर एनर्जी सोर्स। अब हम इन सारी एनर्जीज को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। देखो मैं आपको पहले बता रहा हूं, इसमें से आपको जो जितनी भी बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, या तो वो असर्शन रीजन में डायरेक्ट क्वेश्चन बना है, या फिर आपको सिंपल इसका स्टैटिक पोर्शन पूछा गया है। कभी वो पूछेंगे कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में सबसे पहले नंबर पे स्टेट कौन सा है, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में, विंड कैपेसिटी में कौन है, जियोथर्मल में कौन है। तो ये करंट अफेयर्स वाला ही टॉपिक है, एक तरीके से ये एक तरीके से करंट अफेयर का ही टॉपिक है, राइट। जैसे देखो रिसोर्सेज को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, रिन्यूएबल, जो ये वाले हैं ये रिन्यूएबल है, इसके अलावा बाकी सारे नॉन रिन्यूएबल हो जाएंगे। जैसे सोलर है, एयर है, वाटर है, टाइडल है, फ्लोइंग है, सॉइल है, इसको साइड पे कर दो, बाकी जितने भी रह गए, चाहे वो फॉसिल हो, ऑयल हो, कोल हो, नेचुरल, मतलब वो चीजें जो एक टाइम के बाद खत्म हो जाएंगी वो नॉन रिन्यूएबल है, और जो एक टाइम के बाद खत्म नहीं होंगी वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जो खत्म हो जाएंगी वो रिन्यूएबल नहीं है और नॉन रिन्यूएबल है, जिनको रिन्यू नहीं किया जा सकता, नॉन रिन्यूएबल। और जो खत्म नहीं होंगी, अब सूरज है, सूरज तो खत्म नहीं होगा ना। सूरज इस दुनिया में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा एनर्जी का सोर्स है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो एनर्जी मिलती है वो कहां से मिलती है, वो सूरज से मिलती है। वो कहां से मिलती है, वो सूरज से मिलती है। जैसे यहां पे देखो, पहले हम इनका डिफरेंस देख लेते हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेज रेफर्स टू द रिसोर्सेज व्हिच रिप्लेस इटसेल्फ नेचुरली इन शॉर्ट पीरियड, जो अपने आप को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। और नॉन रिन्यूएबल होते हैं जो अपने आप को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, जो एक बार में खत्म हो जाते हैं। जैसे ये देखो, ये पेड़ है, अब पेड़ है तो वो रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट है, बट गैस सिलेंडर है, अब एक बार आपने गैस सिलेंडर को यूज कर लिया, उसके बाद आप गैस सिलेंडर को यूज नहीं कर सकते, या सुनो, क्योंकि वो खत्म हो गया। एक बार आपने पेट्रोल डलवा लिया, तो जब वो पेट्रोल खत्म हो गया तो आपको दोबारा डलवाना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप बोलोगे कि यार यही दोबारा चलता रहे, पानी से चल जाएगा, नहीं। इसका नेचर है सस्टेनेबल, क्योंकि ये फ्यूचर में भी सस्टेनेबल है, और ये एग्जॉस्टेबल, मतलब ये खत्म हो जा रहा है। ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में है, ठीक है, जैसे सूरज है, हवा है, ये चलती रहती है, और ये लिमिटेड क्वांटिटी में रहता है। एनवायरमेंट फ्रेंडली, यस, और ये नो। कॉस्ट है, ये सस्ते होते हैं, और ये ज्यादातर हाई होते हैं, महंगे होते हैं। रेट ऑफ रिन्यूएबल इज ग्रेटर देन रेट ऑफ कंजम्पशन, रेट ऑफ रिन्यूएबल इज लोअर देन रेट ऑफ कंजम्पशन, मतलब इनका जो रेट ऑफ रिन्यूएबल है वो ज्यादा है। सोलर एनर्जी है, जितनी मर्जी यूज करो खत्म ही नहीं होती। सूरज की रोशनी कभी खत्म ही नहीं होती, आप जितना मर्जी उसको यूज कर सकते हो। बट एलपीजी है, सिलेंडर, सब खत्म हो जाता है, सब खत्म हो। अरे पानी, जमीन के नीचे का पानी खत्म हो रहा है, उससे एनर्जी नहीं निकाली जा रही। वो जो समंदर है वहां पे वो जो टाइड लगी हुई है, ठीक है, जैसे डैम्स पे लगा होता है ना, वहां से भी तो बिजली आती है, वो थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। अरे दुनिया में सी वाटर वगैरह, ओशियन की बात हो रही है, 97%, मतलब इतना पानी है ना दुनिया में, पीने लायक चाहे 2% है। अब एनर्जी बनाने के लिए थोड़ी पीने लायक पानी चाहिए भाई, वो तो पीने वाले पानी की बात हो रही है। एनर्जी के लिए तो पानी चाहिए ना, चाहे फिर वो साफ सुथरा हो चाहे वो गंदा हो। जैसे देखो, सोलर एनर्जी है, हाइड्रो पावर एनर्जी है, जियोथर्मल पावर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, बायोमास एनर्जी है। ये सारी कौन सी एनर्जी है, दीज एनर्जीज आर। एक और डाउट है सर, 2 बार पेमेंट हो गए, क्या रिफंड हो जाएगा? बेटा वो हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 बार पेमेंट कट गया है तो आपके अकाउंट में पैसे वापस आ जाएंगे। हो सकता है आ भी चुके हो, आप एक बार बैंक से चेक करवा सकते हो। और नॉन रिन्यूएबल में जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गया, कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, और न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये सारे कौन से हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस। दीज आर द सोर्सेज ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अब अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी का मीनिंग समझो, रिन्यू का मतलब क्या हुआ, कैन बी रिप्लेनिश्ड फेयरली इजीली, जिसको दोबारा क्या किया जा सकता है,
दोबारा 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 यूज किया जा सकता है, जिसको बार बार में यूज किया जा सकता है, जिसको बार बार यूज किया जा सकता है। डिराइव फ्रॉम रिसोर्सेज लाइक सन एंड विंड दैट कैन इजीली बी रिप्लेनिश्ड। और नॉन रिन्यूएबल कौन से होंगे? कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड और एटलीस्ट नॉट इन अवर लाइफ टाइम। मतलब जो एक बार पेट्रोल हवा में चला गया, अब उसको वापस कैसे लेके आओगे? समझ रहे हो ना? जो एक बार पेट्रोल उड़ गया, उसको वापस लेके आने का कोई तरीका नहीं है। या आपको लगता है कि कोई तरीका होगा? नहीं, उसको वापस लेके आने का कोई भी तरीका नहीं है। आप उसको किसी भी तरीका से वापस उसको नहीं लेके आ सकते। अब ये है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल कौन से हैं? रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? फॉसिल फ्यूल्स है वो रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? दीज आर द नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्यों है? क्योंकि इसको दोबारा मतलब रिन्यू नहीं किया जा सकता, रिन्यू नहीं किया जा सकता। अनु बच्चे, आप इंडिविजुअल कोर्सेज को जाके चेक करो। अगर आपके नोट्स बने हुए हैं तो नोट्स दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं को अपडेट कर सकते हो जो भी उसमें नया कंटेंट आपको नजर आएगा। जैसे कोल है, कोल ये होता है ब्लैक। ऑयल इज द लिक्विड फॉसिल फ्यूल, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑयल इज स्टिल डीप अंडर द ग्राउंड। अब जैसे अरब कंट्रीज हैं, वो इतनी अमीर क्यों है? क्योंकि वहां पर तेल के भंडार हैं, वहां पर तेल के भंडार हैं। और नेचुरल गैस, वी रिलाई ऑन द नेचुरल गैस टू गिव पावर टू लाइट्स, टीवी, एयर कंडीशन एंड किचन अप्लायंस। तो ये नेचुरल गैस है। तो नेचुरल गैस भी आपका रिन्यूएबल ही है, सॉरी नॉन रिन्यूएबल ही है। जैसे इसमें पता है आपको, नेचुरल गैस के उस पे उन्होंने शेलिंग की थी, जहां से नेचुरल गैस को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वहां पर भी रशिया ने शेलिंग की थी और उनके वो प्लांट को आग लगा दी थी। आपने वीडियो में देखा होगा, यूट्यूब पे या न्यूज वगैरह में देखा होगा। सबसे ज्यादा CO2 की एमिशन कब होती है? जब आप फॉसिल फ्यूल्स को आग लगाते हो, लकड़ियों को, लकड़ी वगैरह को जब आप लगाया जाता है तो वो वाला। इन्वायरमेंट, व्हेन कोल एंड ऑयल इज बर्न दे रिलीज पार्टिकल्स दैट कैन पोल्यूट द एयर, वाटर एंड लैंड। और जिससे आपका वाटर, एयर और लैंड, ये सब क्या हो जाते हैं? पॉल्यूट हो जाते हैं। ये सारे पॉल्यूट होते हैं, मतलब इससे पोल्यूशन फैलता है, इससे पोल्यूशन फैलता है। अरे बेटा, पेपर 1 के लिए जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं, प्लीज गो टू माय प्रोफाइल, वहां पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, उसमें आप लोगों को एक फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, उसको फॉलो करो एक बार। और 11 बजे न्यू कोर्स ही चल रहा है, उसकी 2-3 क्लासेस हुई हैं, उनको रिकॉर्डिंग से करके लाइव स्टार्ट कर दो साथ ही साथ। अब कोल की टाइप से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कोल की टाइप से कई बार क्वेश्चन पूछा गया। PLBA, PLBA, तो 4 टाइप्स होती हैं। पहला होता है पीट, फिर आता है लिग्नाइट, फिर आता है बिटुमिनस और फिर आता है एंथ्रासाइट। PLBA, पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटुमिनस और फिर एंथ्रासाइट। अब ये चीजें हैं वो आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। मैं इसका आपको चार्ट दिखा देता हूं। जैसे ये देखो, पीट, वैसे इसको कोला माना ही नहीं जाता। पार्टली डिकेड प्लांट मैटर इन स्वैम्प्स एंड बॉक्स, लो हीट कंटेंट, इसमें कम कंटेंट होता है हीट का। जैसे प्रेशर बढ़ाओगे तो पीट क्या बन जाएगा? लिग्नाइट, मतलब पहले ब्राउन होगा, लो हीट कंटेंट, लो मतलब उससे, मतलब बाकियों से कम है, यस सीक्वेंस में है। और फिर आप बिटुमिनस होता है वो सॉफ्ट कोल होता है, और देन लास्ट में आता है एंथ्रासाइट जो हार्ड कोल होता है। हाईली डिजायरेबल फ्यूल बिकॉज ऑफ हाई हीट कंटेंट एंड लो सल्फर कंटेंट, सप्लाईज फॉर लिमिटेड इन मोस्ट एरियाज। तो जो एंथ्रासाइट होता है वो कम पाया जाता है ज्यादातर एरियाज में, ठीक है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा हार्ड कोल, हार्ड होता है। तो इस तरीके से हार्डनेस बढ़ रही है। देखो लिखे ना, इस साइड में इसका कार्बन का कंटेंट और हीट बढ़ रही है, और इस साइड पे मॉइस्चर कंटेंट बढ़ रहा है, मतलब यहां पर सबसे ज्यादा मॉइस्चर होगा, इसी वजह से तो यहां पर हीट कम है। तो इस साइड को जाओगे तो हीट बढ़ेगी और इस साइड को जाओगे तो मॉइस्चर बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? अब क्वेश्चन आपको दोनों से, अब ऊपर वाला जो ये बना हुआ है ना, इस पे ध्यान देना है। ये देखो,
इस पे ध्यान देना है, ये जरूरी है। इससे आपका पूरे का पूरा कंसेप्ट है ये क्लियर हो जाएगा। ये यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से मैंने इसके 2 चार्ट्स आपके लिए ऐड कर दिए हैं और उसका मेन पॉइंट है, जैसे समझ रहे हो ना, यहां पर 50% कार्बन होता है, यहां पर 70 होता है, यहां पर 85 और यहां पर सबसे ज्यादा कार्बन 90 कार्बन 90% कार्बन होता है। उसके बाद जैसे हम नेचुरल गैस को यूज करते हैं, नेचुरल गैस के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। कैसे? जैसे पहला तो एम्पल सप्लाई, काफी 125 साल तक इसकी एग्जिस्टेंस रहती है। कॉस्ट है वो काफी कम होती है। पॉल्यूशन कम होता है बाकी के फॉसिल फ्यूल्स के साथ अगर आप कंपेयर करोगे। CO2 की ओमिशन भी कम होती है। मॉडरेट इन्वायरमेंट इंपैक्ट होता है। ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है पाइपलाइंस के थ्रू, ठीक है, पाइपलाइंस के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर नेचुरल गैस को क्या किया जा सकता है, पहुंचाया जा सकता है। गुड फ्यूल्स टू सेल गैस का गैस टर्बाइंस। मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनो, अगर आपको पूछा जाए कि फॉसिल फ्यूल्स और नेचुरल गैस में से कौन सा ज्यादा अच्छा है, तो आप लोगों ने याद रखना नेचुरल गैस। अगर आप नेचुरल गैस को यूज कर रहे हो तो वो कम से कम, नो डाउट होता है वो, उससे नुकसान होता है, बट अगर आप फॉसिल फ्यूल से कंपेयर करोगे तो कम CO2 की एमिशन होती है, इन्वायरमेंट को कम खराब करता है, क्योंकि उसमें वर्ड ही नेचुरल है। तो इससे आप इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये नेचर फ्रेंडली है। दिस इज बेसिकली नेचर फ्रेंडली। ठीक है जी, आर यू गेटिंग द पॉइंट? बाकी आप फॉसिल फ्यूल्स के साथ अगर मतलब जैसे लकड़ी या किसी और चीज के साथ कंपेयर करोगे ना, तो आते तो ये भी फॉसिल्स में ही है, बट इसमें जो एमिशन होती है बाकी बाकी जो बाकी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उससे कम एमिशन होती है CO2। हाँ, ब्लास्ट, बिल्कुल, लीक होने पे ब्लास्ट भी हो जाता है ऑब्वियसली, ये तो आप लोगों ने देखा होगा। ये वो वाली चीजें हैं जो आप लोगों ने अपनी लाइफ में काफी बार देखी हुई हैं। उसके बाद इंडिया के अंदर ये मैच द कॉलम में क्वेश्चन आता है, मेजर रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टीट्यूट इन इंडिया। इंडिया के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टीट्यूट से के इंस्टीट्यूट कहां कहां पे हैं? जैसे जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है वो कहां पे है? गुड़गांव में, इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाला। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी चेन्नई में। SSA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कपूरथला में। इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी है वो न्यू दिल्ली में है, और सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो भी न्यू दिल्ली में। इंडिया इज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और अगर आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करोगे तो इंडिया दोनों में तीसरे नंबर पे आता है, चाहे प्रोड्यूसर हो चाहे कंज्यूमर। ये जितनी भी चीजों को हाईलाइट किया गया है ये सारी चीजें याद करने वाली हैं, लंबे समय तक आपको इनको बार बार रिकॉल करते रहना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी क्या होता है? सोलर एनर्जी आप लोगों को पता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ ग्रीन पावर, क्योंकि ये सबसे सेफेस्ट। इस बार क्वेश्चन भी आया था ना कि सबसे ज्यादा सिक्योर्ड एनर्जी कौन सी होती है। कल परसों हमने क्लास में क्वेश्चन किया था, याद होगा आप लोगों को, शाम को 4:30 की क्लास में क्वेश्चन किया था इसी तरीके का कि सबसे सिक्योर्ड सबसे सेफ एनर्जी कहां से निकाली जाती है, तो वो सोलर एनर्जी होती है। अब सोलर एनर्जी से हम अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं सूरज की रोशनी से, ठीक है। जैसे सोलर, एक फोटोसिंथेसिस के जो ये 2 मेथड्स होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कुछ तो जैसे सोलर प्लांट लगा दिए जाते हैं ना ऊपर, आपके वो सोलर सिस्टम लगा दिया जाता है, वो क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से। तो सोलर एनर्जी क्या होती है, कैसे होती है, ये तो पॉइंट बेसिक है। हाँ, 2 तरीके से है। देयर आर 2 ways वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सनलाइट। जो सूरज की रोशनी है उससे 2 तरीके से आप क्या कर सकते हो, सूरज की रोशनी से बना सकते हो इलेक्ट्रिसिटी। पहला है फोटोवोल्टिक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा आता है सोलो-थर्मल इलेक्ट्रिसिटी। फोटोवोल्टिक का मतलब है इसमें फोटोवोल्टिक सेल्स यूज किए जाते हैं जो डायरेक्ट सनलाइट को ऑब्जर्व करते हैं और जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। फोटोवोल्टिक सेल्स होते हैं उसको यूज किया जाता है, उसके अंदर वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब होती है, उसको फिर वो आगे ट्रांसफर कर देता है। और सोलर थर्मल इलेक्ट्रिक में यहां पर सोलर कलेक्टर लगाए जाते हैं, वो मिरर वाले, जो रिफ्लेक्शन के थ्रू क्या करते हैं, सनलाइट को लिक्विड में और उससे
स्टीम के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये आप लोगों ने 9वीं 10वीं में आपके एसएसटी में ये टॉपिक होगा, आपने देखा होगा। जो फोटोवोल्टिक सेल होते हैं उसमें फोटोवोल्टिक डायरेक्टली क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व करते हैं डायरेक्ट सनलाइट। और यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक तरीके से सोलर कलेक्टर होता है, वो जो मिरर वाला होता है, देखा होगा आप लोगों ने, लोगों की छतों पे जो लगे हुए होते हैं, वो उसमें ऑब्जॉर्व किया जाता है, वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, वो वाला, इतना ही जानना है, इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इस मेथड को समझना है कि यहां पर फोटोवोल्टिक सेल्स का इस्तेमाल किया जाता है, यहां पर सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये मिरर्ड सरफेस क्या होते हैं, दीज आर द सोलर पैनल्स भाई। वो ब्लैक कलर के सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं जो लोगों की छतों पे आप लोगों ने देखे होंगे, जो टेरेस पे लगे हुए होते हैं। पैसिव सोलर एनर्जी और एक्टिव सोलर एनर्जी। अब जो सोलर एनर्जी है वो भी दो तरीके की हो सकती है, एक पैसिव और एक एक्टिव। As you know, some of the earliest use of solar energy was passive in nature, such as evaporate seawater for producing salt and dry food and clothes. In fact, solar energy is still being used for these purposes. These more recent are cooking, heating, cooling and daylighting of homes and buildings. अपने घरों में जैसे कपड़े सुखाने के लिए, हीटिंग के लिए, धूप सेकने के लिए, ये क्या है, दीज आर द पैसिव सोलर एनर्जी। मतलब जिसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ रहा, समझ रहे हो ना। आप कपड़े सुखाने हैं तो बाहर आप धूप में कपड़े डाल देते हो, कपड़े सूख जाते हैं, आपने तो कुछ नहीं किया उसमें, तो ये पैसिव है, जिसमें आपको कुछ एक्शन करने की जरूरत नहीं है। और बट ये वाले जो हैं, जो हमने अभी पढ़ा, फोटोवोल्टिक सेल के थ्रू, सोलर पैनल्स के थ्रू, जहां पर आप लोगों को कुछ यूज करना पड़ रहा है, आप लोगों ने कुछ मेथड्स अप्लाई किए हुए हैं, क्या करने के लिए, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करने के लिए। दैट इज एक्टिव यूज ऑफ सोलर, जो हमने यहां पे पढ़ा था, ये वाला फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी। अब इसके अंदर क्या आता है, मैंने आपको भी बताया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्या होता है, सूरज की रोशनी आती है, ये जो सोलर पैनल्स लगे हुए होते हैं, इस पे जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ती है, तो ये जो सिलिकॉन वगैरह के मटेरियल बने हुए होते हैं, ये उस एनर्जी को, जो डायरेक्ट कंटेंट क्या बोलते हैं, इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब जो सूरज की रोशनी आती है, उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम सोलर पैनल के थ्रू यूज करते हैं। और ये लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने, इससे आप मोबाइल चार्ज कर सकते हो, आप टीवी देख सकते हो। मतलब इट इज द अल्टरनेटिव टू द इलेक्ट्रिसिटी, डायरेक्ट करंट की तरह। हाँ, डायरेक्ट मतलब जो डायरेक्ट करंट आ रहा है, डीसी टू एसी, एसी टू डीसी वाला तो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। हाँ, तो वो सोलर सेल्स लगाए जाते हैं, ये जो सोलर पैनल्स होते हैं, इसके थ्रू क्या किया जाता है, उसको चेंज कर दिया जाता है, कहां तक पहुंचाने के लिए, जिसको यूज किया जाए सेमीकंडक्टर्स के थ्रू। हाँ, पानी गर्म करने के लिए, कुछ भी, किसी भी, जब एक बार आपके हाथ में एनर्जी ही आ गई, तो उस एनर्जी को आप जैसे मर्जी इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन यूज इट इन आइदर वे, किसी भी तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, यू कैन यूज इट इन एनी वे। उसके बाद आता है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में आप लोगों के पास टर्बाइंस लगी हुई होती हैं, आप लोगों ने ये देखा होगा, ये बड़ी बड़ी टर्बाइंस लगी हुई होती हैं, जो क्या करती हैं, घूमती रहती हैं, हवा से क्या करती हैं, क्रिएट करते हैं। तो 15 किलोमीटर की स्पीड होनी जरूरी है, जहां पर हवा की स्पीड 15 किलोमीटर होती है वहां पर। तमिलनाडु है विंड पावर में लार्जेस्ट विंड फॉर्म है, और मुपंदल विंड फॉर्म है। अब ये स्टैटिक पोर्शन है अभी, हाँ, पवन चक्की बोल देते हो आप इसको, यू कॉल इट पवन चक्की। और अभी लेटेस्ट ये है, ये विंड का डेटा है, ये करंट अफेयर है, ठीक है, मैं इस पे नोट डाउन कर देता हूं, करंट अफेयर। टोटल कैपेसिटी के हिसाब से देखा जाए तो विंड की कैपेसिटी या विंड एनर्जी है, वो सबसे ज्यादा कहां पर है, तमिलनाडु है। जैसे इससे पहले वाला था ना, सोलर एनर्जी वाला, कहां पे था, राजस्थान। हाँ, अब इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ये राजस्थान है और ये कहां पे है, दिस इज इन तमिलनाडु, ये वाला डेटा 39.25, ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा है 2021 का। अब हमारे पास दो तरीके की टर्बाइंस होती हैं, एक हॉरिजॉन्टल होती हैं, एक वर्टिकल एक्सिस वो होती हैं, ठीक है, और एक ऑफशोर होते हैं, एक ऑनशोर होते हैं। अब आप लोगों ने ये देखा होगा
ऑन शोर विंड फार्म वो होते हैं जो जमीन पे लगाए जाते हैं। आप लोगों ने कई बार देखा होगा जमीन पे जो लगाए जाते हैं वो ऑन शोर होते हैं, और ऑफ शोर वो होते हैं जो पानी के अंदर लगाए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज की वीडियोस अक्सर आती हैं जहां पे आप लोगों ने देखा कि ये विंड टर्बाइन्स है ना, वो पानी के बीचों बीच लगी हुई होती हैं, पानी के बीचों बीच लगी हुई होती हैं। वहां से क्या होता है, वहां पर वो जो 15 किलोमीटर की स्पीड की हवा आती है उससे क्या करते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। हाँ, चाइना में बहुत है। और ऑन शोर वो होती है जो जमीन पे लगी हुई है। अब ये मैं आपको दिखाता हूं विंड टर्बाइन्स की टाइप शक्ल। ये फोटो देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, नाम से ही पता चलता है हॉरिजॉन्टल सेम लेवल पे होता है और वर्टिकल ऊपर नीचे होता है। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल होता है, समझ रहे हो ना, ये रोटर का ब्लेड लगा हुआ होता है जो ये घूमता है, और ये वर्टिकल एक्सिस है जिसको वॉट VAWT बोलते हैं, इसको HAWT बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टर्बाइन, और इसको बोलते हैं वर्टिकल एक्सिस विंड टर्बाइन, HAWT और VAWT। ठीक है, ये टॉप टावर बनाओ, डेफिनेटली आप लोगों ने इनकी वीडियो देखी होगी, कहीं ना कहीं चलती हैं वो, किस तरीके से चलती हैं वो आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको जरूर से देखा होगा। तो ये तमिलनाडु का नाम आप लोगों ने याद रखना, उसके बाद गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, क्योंकि 3-4 स्टेट्स के नाम याद रखने जरूरी हैं, क्योंकि कई बार आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में ये चीजें पूछी जाती हैं। समटाइम्स दे आस्क यू इट इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये डेटा टाइम टू टाइम चेंज होता है, वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करता रहूंगा। आप लोग फिलहाल के लिए ये विंड एनर्जी वाला याद रखें। लास्ट नहीं पूछा जाता बेटा, पहले 3 या पहले 5 मोस्टली। तो अगर आपको पहले 1-2 याद है तो अपने आप क्वेश्चन बन जाता है, बट 3 टॉप 3 तो हमें पता होना चाहिए। उसके बाद आता बायो एनर्जी। बायो का मतलब होता है लाइफ। तो उसमें 2 तरीके की, एक होती है बायोमास और एक होता है बायोफ्यूल। अब जो बायोमास है उसमें एक तो कन्वेंशनल बायोमास आता है जिसमें वुड, एनिमल वेस्ट, एग्री वेस्ट है, जिसको घर में कुकिंग वगैरह के लिए यूज किया जाता है। समझ रहे हो ना, आप लोगों ने देखा होगा गांव में ज्यादातर होते हैं, जिन घरों में बहुत सारी गाय होती है ना, जो गाय होती है ना, उनका जो काउ डंग होता है, जो उनका गोबर होता है, या और भी जितनी रहंद खूंद होती है, उसको क्या एक बड़ा सा प्लांट सा बना हुआ होता है, ठीक है, उसमें डाल देते हैं और उसमें वो मशीन से क्या करते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। घर में चूल्हा जला सकते हो उससे, और भी कुकिंग वगैरह का काम उससे कर सकते हो। ये होता है कन्वेंशनल बायोमास। देन आता है बायोगैस। बायोगैस क्या है, इट इज नथिंग, इट इज मीथेन। बायोगैस का सिंपल सा मतलब क्या होता है, मीथेन। जब भी बायोगैस का नाम आएगा तो आप लोगों ने क्या याद रखना है, दैट इज मीथेन, CH4। बायो रिलीज फ्रॉम बायोडाइजेस्टर यूज्ड बाय कुकिंग, प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर हीटिंग प्रिपरेशंस। और देन आता है बायोमास रेजिड्यू। बायोमास रेजिड्यू का मतलब है बायोडाइजेस्टर, यहां से जो बाकी बच जाता है बायो प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी मैन्योर, रिड्यूसिंग लोड और केमिकल फर्टिलाइजर। उसके बाद बायोफ्यूल्स हैं जो आजकल, जैसे बायोडीजल, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए। अब बायोफ्यूल समझ रहे हो ना, फ्यूल तो समझ रहे हो, फ्यूल तो व्हाट, जैसे डीजल पेट्रोल है ये फ्यूल है ना, फ्यूल। तो बायोफ्यूल का मतलब है कि अब आजकल हम बायोडीजल प्रोड्यूस कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से बना के ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए, जैसे CNG का इस्तेमाल होता है ना, उसी तरीके से आजकल बायोफ्यूल्स को भी यूज किया जाता है। बायोमास एनर्जी अभी आपको बताया
ये ऑर्गेनिक मटेरियल से आता है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं। अब इसमें गार्बेज होगा, इंडस्ट्री का वेस्ट हो सकता है, क्रॉप का जो बची खुची हो सकता है, मैन्यूर, लकड़ी, सीवेज और डेड पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑब्जेक्ट्स। ये बहुत ही बड़ा एनर्जी का सोर्स है। इसमें सूरज की रोशनी को भी क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। बायोमास कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर। अब अगर जो बायोमास हो गया, बायोमास को फिर आप बायोगैस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एथेनॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हो और बायोडीजल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। आज के टाइम पे ये जो बायोफ्यूल्स है ना, जो पेट्रोल और डीजल का अल्टरनेटिव है, इसको बायोमास से बनाया जाता है, मिक्स्ड विद द पेट्रोल एज एथेनॉल अंडर नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी ऑफ इंडिया। इट इज रिन्यूएबल एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट। क्लियर है? तो बायोमास एनर्जी का मीनिंग समझ आया? बायोमास एनर्जी जहां पर बायो ऑर्गेनिक कंटेंट से, ऑर्गेनिक चीजों से क्या बनाया जाता है, एनर्जी से क्या किया जाता है, सॉरी बायोमास है जो वो बायो ऑर्गेनिक कंटेंट से क्या की जाती है, एनर्जी बनाई जाती है, और ये रिन्यूएबल एनर्जी है। दिस एनर्जी इज रिन्यूएबल एनर्जी। बायोमास कन्वेंशनल, अब ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला है बायोमास। द एनर्जी फ्रॉम बायोमास is released to burning or breaking the chemical bond of organic molecules formed due photosynthesis। तो जो photosynthesis का प्रोसेस होता है उसके दौरान जो बर्निंग होती है या ब्रेकिंग होती है केमिकल बॉन्ड्स की, उसके थ्रू क्या होती है, ये एनर्जी रिलीज होती है। बायोमास फ्यूल्स कैन बी यूज्ड डायरेक्टली और दे कैन ट्रांसफर्ड इनटू मोर कन्वीनियंट फॉर्म एंड यूज्ड। अब इसको या तो डायरेक्ट आप बायोमास प्लांट से क्या कर सकते हो, एनर्जी लेके अपने घर में, जैसे रसोई में इसको क्या कर सकते हो, कन्वर्ट लेके जा सकते हो, कुकिंग वगैरह के लिए यूज किया जा सकता है, या फिर इसको दूसरी जैसे बायो गैस में, बायोडीजल में भी इसको क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। अब बायो प्रोडक्ट कहां से आती है, जैसे क्रॉप्स और उनका बायो प्रोडक्ट रॉ मटेरियल, और सॉलिड बायोमास कौन से होते हैं, जैसे वुड लॉग, वुड पैलेट्स, चारकोल, एग्रीकल्चर वेस्ट, एक्वेटिक प्लांट्स, अर्बन वेस्ट, एनिमल वेस्ट। समझ रहे हो ना? तो ये ना एक ब्लेंड होता है, दिस इज जस्ट बेसिकली अ ब्लेंड ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। हर ऑर्गेनिक एलिमेंट को ऐड करके आप बायोमास बना सकते हो। यस, बायोमास, राइट, मिक्सचर सा होता है। यूज मैंने आप लोगों को बता दिया, आप इसको अपने घर के अंदर यूज कर सकते हो, इसको एज अ बायोफ्यूल यूज कर सकते हो, इसको कंबाइन किया जा सकता है पावर जनरेशन के लिए, घरों के अंदर कुकिंग के लिए इसको यूज किया जा सकता है। दीज, यस, गोबर गैस बोल देते हो ना, ठीक है, यस, गोबर गैस बेसिक वर्ड यूज किया जाता है ना, जो बायोगैस के लिए गोबर गैस वर्ड यूज किया जाता है, जो टिपिकल वर्ड यूज किया जाता है ना, वो गोबर गैस होता है। बोलता है ना कि इनके घर पे तो गोबर गैस प्लांट लगा हुआ है, हमारे गांव में भी लगे हुए हैं, ठीक है, हमारे गांव में भी 3-4 गोबर गैस के प्लांट लगाए हुए हैं। तो उसमें क्या करते हैं, कुछ नहीं करते, वो बस वो जो भी जितना भी गोबर वगैरह होता है, जो भी चीजें होती है, रहंद खूंद होती है, वो पूरे दिन का इकट्ठा करके वहां पे फेंक देते हैं। हाँ, बस स्मेल बहुत गंदी आती है वहां से, बाकी सब तो ठीक है, एनर्जी तो होती ही होती है, मगर आप जहां पे उसके पास जाते हो ना, तो स्मेल बहुत, किसी को जुकाम वगैरह, नाक बंद होगा ना, तो किसी बायोगैस प्लांट के पास चले जाना, नाक पूरी जिंदगी के लिए खुल जाएगा भाई। मजाक कर रहा हूं, बट हाँ देखो, वो ऐसा होता है ना कि जैसे आप पहली बार जाओगे, अगर आप उस तरीके के एनवायरनमेंट में नहीं है तो आपको अलग लगता है, अदरवाइज जो बंदे रहते ही वहां पे उनको उनका टेस्ट वैसे ही बन जाता है ना, उनका टेस्ट ही वैसा बन जाता है, उनको स्मेल फिर आनी बंद हो जाती है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अरे नाक का टेस्ट भाई, टेस्ट सिर्फ खाने वाला नहीं होता, नाक का भी टेस्ट होता है, हैबिट हो जाना है, हैबिचुअल बोल दिया जाता है। कुछ भी मतलब, कहीं भी बात, किसी भी बात को कहीं पर भी पकड़ के ले जाओगे। अब बायोमास कहां कहां से आप बना सकते हो, जैसे वुड, when you burn woods in the your house, it release energy which heats your home. Then आता है crops like corn and sugarcane can be converted into biofuel called ethanol। ये जो बायोफ्यूल है वो एथेनॉल है, जिसको पेट्रोल के साथ क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, और गैसोलीन की जगह पर बहुत सारी गाड़ियों में एज अ गैस भी इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और एनिमल वेस्ट सच एज काउ मैन्यूर इज ऑफन यूज्ड फॉर फर्टिलाइजर।
अभी ये गोबर का इस्तेमाल तो सब लोगों को पता ही है, ठीक है, शहर में नहीं होता मगर गांव में होता। आप लोगों को एक और बात बताता हूं, शायद आपको सुन के थोड़ा अजीब लगेगा या हो सकता है आप लोगों को पता भी हो, बट फिर भी गांव की जो लेडीज है ना, वो आजकल उपलों का बिजनेस करती हैं, समझ। जैसे शहर के लोग उपले खरीदना चाहते हैं तो 5 रुपए का एक उपला, अगर 100, क्योंकि ठंडी में जरूरत होती है। अरे गैस सिलेंडर तो की जगह पर आप, अगर अच्छा पता है तो अच्छी बात है, मतलब 5 रुपए का, कहीं पर 10 रुपए का, बड़ा उपला तो 10 रुपए का है। ये क्या साथ में क्या तकड़ी लेके बैठते हो कि ये 5 किलो का उपला है, ये 2.5 किलो का उपला है। हाँ, इवन के अमेजन पे भी मिलते हैं आजकल तो, आजकल तो अमेजन पे भी मिलते हैं। पहले हम, मतलब जब हम आई थिंक 2004 5 6 नहीं 2007 तक हमारे घर में भी मतलब वो होते थे, गाय होती थी हमारे घर पे, एक गाय होती थी। तो हमारे घर में भी ये उपले बनाते थे, मतलब मम्मी, मेरी ताई जी, सब पूरे घर में, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जब गाय वगैरह बेच दी थी उसके बाद, अब तो नहीं है, अभी तो 14-15 साल हो गए हैं। देखा होगा आप लोगों ने भी डेफिनेटली। तो ये वुड हो सकता है, क्रॉप हो सकता है, और एनिमल वेस्ट भी इसका पार्ट बन सकता है। बायोफ्यूल, ये भी रिन्यूएबल लिक्विड और गैसोस फ्यूल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर वेस्ट प्रोडक्ट से बनता है। और बायोएथेनॉल और बायोडीजल आर द 2 मेन टाइप ऑफ बायोफ्यूल्स। इस टाइम पे आप बायोएथेनॉल और बायोडीजल को यूज किया जाता है, जो कि अल्टरनेटिव है। ये क्या है, ये अल्टरनेटिव है, इट इज अ सेफ एनर्जी फॉर्म। अब जो बायोफ्यूल्स है ना, उसको भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट। पहला है फर्स्ट जनरेशन, जो शुगर, स्क्रैच और वेजिटेबल से, समझ रहे हो ना, जो सबसे बेसिक बायोफ्यूल्स होते हैं, किससे बनाए जाते हैं, शुगर से, स्क्रैच से। और देन आता है नॉन एडिबल प्लांट मटेरियल से। और तीसरा है जो एल्जिया और माइक्रोब से बनाए जाते हैं। अब ये मैच लॉ कॉलम में डायरेक्ट बन सकता है क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें शुगर, स्क्रैच वगैरह होते हैं, जो वेजिटेबल ऑयल्स होता है। और सेकंड में जो एडिबल नहीं है वो प्लांट, नॉन एडिबल। और तीसरा जो थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, एल्जिया और माइक्रोब्स के द्वारा बनाया जाता है। जी, हम गांव में रहते हैं। अब बायोमास और बायोगैस का डिफरेंस क्या है, कुछ नहीं है। बायोमास एक बड़ी टर्म है जिसके अंदर सारी एनर्जी आ जाती है, और बायोगैस का मतलब क्या है, दैट इज जस्ट मीथेन। कुछ खास नहीं है, ठीक है। इस चार्ट को अगर आप पढ़ोगे तो बायोमास, मास के अंदर हर तरीके की एनर्जी आ जाएगी, बायोगैस के अंदर जितनी भी, बायोमास के अंदर जितनी भी आती है एनर्जी आती है, ठीक है। बायोमास जो मेन है, और ये जो बायोगैस है वो इसी का पार्ट है। तो ये ए मीथेन है, इट इज जस्ट मीथेन। ये बायोलॉजिकल मटेरियल डिराइव फ्रॉम लिगन, और ये मिक्सचर है गैस का फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल। ये सॉलिड है, ये गैसो स्टेट है, लिविंग, ऑर्गेनिक, और कंपोज्ड ऑफ बायोलॉजिकल, और कंपोज्ड ऑफ मीथेन और कार्बन। मतलब बायोगैस में यही सारी चीजें गैसेस फॉर्म में आ जाती है। बायोगैस मतलब वही बायोमास को ही बायोगैस में क्या कर दिया जाता, कन्वर्ट कर दिया जाता। बस यहां पर पॉइंट याद रखना आपने, मीथेन। मीथेन, ये मीथेन के साथ रिलेट करता है, इट एक्चुअली रिलेटेड विद द मीथेन। हाइड्रो पावर एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, जो मूवमेंट से होती है। पानी, आप लोगों ने देखा होगा, ये थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जो न्यूक्लियर पावर होता है उससे कम होती है। आप लोगों ने देखा होगा जो जब बड़े बड़े ये प्लांट्स वो होते हैं ना, बांध वगैरह लगाए जाते हैं, ये जितने भी होते हैं, वहां पर उन्होंने बीच में टर्बाइंस लगा रखी होती है पानी के, डैम्स, यस, डैम्स में, ये जो जितने भी डैम्स होते हैं वहां पर ये सारी चीजें क्या होती हैं, लगा रखी होती हैं, और उससे क्या होती है, एनर्जी को क्रिएट किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ये।
One of the greatest advantage of hydropower is that once the dam is built and turbines become operative, it is relatively cheap and cheap. अब इसमें क्या होता है, जैसे एक बार डैम लगा दिया, उसके अंदर टर्बाइंस लगा दी, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती, राइट? एक बार आपने डैम बना लिया, उसके बाद आपने उसके अंदर टर्बाइंस लगा दी, उसके बाद आपका कोई काम नहीं है, जब तक वो डैम चलता रहेगा तब तक टर्बाइंस भी चलती रहेंगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट? As a huge water bodies are created, the release during heavy rainfall may cause. बट इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? मेंटेनेंस तो है ही, इसका सबसे बड़ा नुकसान है फ्लड। समझ रहे हो ना? अगर उन्हीं डैम्स की, उनकी एक कैपेसिटी है, उन्हीं डैम्स की क्या है, कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज्यादा वो ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो अगर बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाएगी तो ये मतलब 100 में से 70 बार तो डैम्स ही रीजन होते हैं किसका, फ्लड का। एक्सेसिव वाटर हो जाता है, उस वाटर को वो ऑब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, ओवरफ्लो होना शुरू हो जाता है, कई बार डैम बंद भी करना पड़ जाता है ना। पुष्पा में देखा होगा आप लोगों ने, चंदन की सारी लकड़ियों को नदी में फेंक देता है और आगे जाके डैम पे बंद करवा देता है। तब थोड़ा ज्यादा ही कर देते हैं ना कुछ सीन तो। हाँ, मैं तो थिएटर में देख के आया था, अभी देखने जाएंगे RRR 25 को। अरे मतलब मूवीज यार इसी तरीके से चलती हैं, मूवीज इसी तरीके से चलती हैं, समझ रहे हो ना? जो लोगों को पसंद आता है उसको वो देखते हैं। यार कश्मीर फाइल्स के लिए मैंने अपने दोस्तों को बोले कश्मीर फाइल्स बाद में देखेंगे, पहले हमें RRR देखनी है। मैंने कहा चलो ठीक है, RRR देख लेते हैं, उसके बाद कश्मीर फाइल्स भी देख लेंगे। वो बोले एक ना सेंसिटिव मूवी देखने से पहले ना थोड़ी तड़क भड़क वाली मूवी देखनी है। समझ रहे हो ना? मतलब मेरे दोस्त ऐसे ही थोड़ा अलग टाइप के हैं, तो बोलते हैं कि हमें ना सेंसिटिव इश्यूज में जाना ही नहीं है, कि ऐसा ना हो कि, क्योंकि आपको भी पता है कि उस मूवी को लेके बहुत सारी चीजें चल रही हैं। वो बोले भाई पहले ही जिंदगी में इतनी टेंशन है, समझ रहे हो ना? और वो ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, वो वो ऑफलाइन पढ़ाते हैं ना, तो इस वजह से वो तो बेचारे वैसे ही तड़पे हुए हैं कॉलेज में, तो बोलते हैं कि यार पहले ही इतनी टेंशन है, फिर मूवी देखेंगे और ज्यादा टेंशन हो जाएगी, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा एक्शन वैक्शन की मूवी देखे। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए। KGF तो 22 अप्रैल को आएगी, वो तो देखनी है। तो ये हो गया आपका सबसे बड़ा रीजन, यही है कि इसका अगर हैवी रेनफॉल आ जाए तो फ्लड और बायोडाइवर्सिटी का रिस्क फैक्टर इसके अंदर काफी ज्यादा भी हो जाता है। हमें भी ले चलो, चलो भाई, हम कौन सा रोक रहे हैं, बताइए, आ जाओ अगर आ सकते हो तो। हमारे शहर में ना सर्च करना खन्ना सेलिब्रेशन बाजार, वहां पे आ जाना, ठीक है? कॉल कर लेना मेरे को एक बार। उसके बाद आता हाइड्रोजन एनर्जी। अब ये वो चीजें हैं जहां से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा नहीं गया हाइड्रोजन एनर्जी से, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। मैनी साइंटिस्ट बिलीव दैट फ्यूल फ्रॉम द फ्यूचर इज हाइड्रोजन गैस। आजकल एक नया कंसेप्ट चल रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन। ये एक नई पॉलिसी पास की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन एक नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। इसका मतलब क्या है कि जो हाइड्रोजन है वो मतलब सबसे सेफ फॉर्म की यूज किया जाएगा, जिससे किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होगा, और आने वाले टाइम में सिर्फ इसी को यूज किया जाएगा। When hydrogen gas burns in the air in fuel cells, it combines with oxygen gas to produce non-pollutant water vapor, and fuel cells directly convert hydrogen into electricity. मतलब जब आप हाइड्रोजन गैस को बर्न करते हो
तो वो ऑक्सीजन के साथ क्या होती है, कंबाइन होती है और एक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वो एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी होती है, या आप ये बोल सकते हो कि वो एनर्जी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाती। समझ रहे हो ना? इट इज अ क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, बट गेटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्योर हाइड्रोजन फॉर कमर्शियल पर्पज इज अ प्रॉब्लम। बट हाइड्रोजन को लेके आना ही एक डिफिकल्टी है, बिकॉज हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन कॉम्बिनेशन विद अदर एलिमेंट सच एज ऑक्सीजन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो प्रॉब्लम सबसे यही है कि वैसे हाइड्रोजन रीनेबल एनर्जी है, बट इसको लेके आना ही एक बड़ा चैलेंज है। Thus, hydrogen has to be produced either from water or organic compounds like methane, requiring large amount. This is very costly proposition. तो ये एक क्लीन तो है, बट इट इज आल्सो वेरी कॉस्टली। ये क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी तो है, बट उसके साथ साथ ये बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है। उसके साथ साथ ये कॉस्टली भी है। उसके बाद आता है जियोथर्मल। जियोथर्मल कौन सी होती है? इट इज अ नेचुरल हीट। जियो का मतलब हो गया ना कॉस्टली, क्योंकि ये इजीली अवेलेबल नहीं है बेटा। इट इज नॉट इजीली अवेलेबल, इसको प्रोड्यूस करना पड़ता है और उस प्रोड्यूस करने में हमें खर्चा लगाना पड़ता है। जियोथर्मल कौन सी होगी? Natural heat from the interior of the earth that can be used to generate electricity as well as heat up building. The core of the earth is very hot. जो जमीन से एनर्जी रिलीज होती है ना, गर्मी, वो उसको बोला जाता है जियोथर्मल एनर्जी। These are the area where the volcanic hot spring and geysers and methane under the water is ocean and seas. तो जमीन मतलब जमीन की जो अंदरली सतह है वो बहुत ज्यादा गर्म है। तो कुछ कंट्रीज में वहां से भी अंडरग्राउंड जो हीट है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है, क्या करने के लिए? एनर्जी को रिलीज करने के लिए। ये ज्यादा यूज नहीं होती है, ठीक है? दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। जैसे ये देख लो, ये समझ रहे हो ना? द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली बीइंग वार्म्ड अप बाय द कोर, सो व्हेन वी यूज जियोथर्मल वी डोंट यूज अप रिसोर्सेज लाइक वी डू व्हेन वी अर्न, दिस मेक इट रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आप इसी चीज को खत्म नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो ना? जो जियोथर्मल एनर्जी है ना, ये पेट्रोल डीजल निकालने की तरह नहीं है कि खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ निकाल नहीं रहे हो, क्योंकि ये तो लगातार नीचे से प्रोसेस चलता ही रहता है। बस आप उस प्रोसेस से, वो जो नेचुरल प्रोसेस लगातार चल रहा है, उस प्रोसेस को यूज कर रहे हो। सिर्फ उस प्रोसेस को आप क्या कर रहे हो? सिर्फ यूज कर रहे हो। और इसको टू कूल और हीट बिल्डिंग के लिए भी यूज किया जाता है। व्हेन वी यूज हीट फ्रॉम द अर्थ टू जनरेट एनर्जी, इट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जियो मींस अर्थ एंड थर्मल मींस हीट। समझ आया? तो ये जो जमीन है, आप लोग ना एक चीज नोट की होगी, कहीं कहीं पर क्या आप ऐसा देखो, जैसे गर्मी होती है ना, बहुत धूप होती है, तो आप अपने घर के बाहर मतलब कहीं पे भी नंगे पैर जाते हो ना, तो आपके पैर एकदम से जलने शुरू हो जाते हैं। देखा होगा आपने, कई बार ऐसा नोट डाउन किया होगा। जैसे कई बार आप मंदिर गुरुद्वारे में जाते हो, वहां पर तो आप चप्पल नहीं पहन सकते। अगर एकदम गर्मी में चले गए मंदिर गुरुद्वारे में, तो वहां पर आपको नंगे पैर जाना पड़ता है। तो वहां पर कितनी आप लोगों को पता है कि हीट होती है, तो वो ही एक एनर्जी है। वो तो चलो सूरज की वजह से हो गया, बट यहाँ पर बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर ये नेचुरली आपको एनर्जी है वो मिल जाती है। उसके बाद कुछ छोटी छोटी है, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी होती है, जो कि न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में होती है, और ये फिजन और फ्यूजन की वजह से होती है। अब फिजन का मतलब और फ्यूजन का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने 9वीं 10वीं में साइंस में पढ़ा होगा। फिजन का मतलब हुआ टूटना, और फ्यूजन का मतलब क्या हो गया? जुड़ना। जब फिजन का मतलब क्या हो जाता है? जब एक एलिमेंट के टुकड़े हो जाते हैं, तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, राइट? न्यूक्लियर फिजन इज द प्रोसेस ऑफ फर्दर ब्रेकिंग द न्यूक्लियस ऑफ एटम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। बड़े पार्ट से छोटे छोटे पार्ट्स क्या होते हैं? टूटने रखते हैं, उसको बोला जाता है फिजन। और फ्यूजन क्या होता है? जब वही छोटे छोटे टुकड़े मिलके एक बड़ा पार्ट बनाते हैं। तो आप लोगों ने इतना ही याद रखना है कि फ्यूजन का मतलब जुड़ना और फिजन का मतलब टूटना। फ्यूजन का मतलब जुड़ना होता है और फिजन का मतलब टूटना होता है। फिजन का मतलब ब्रेक,
और फ्यूजन का मतलब होता है कंबाइन। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस न्यूक्लियर एनर्जी। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। उसके बाद ये इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी है, ठीक है, इस पे स्टार लगा देता हूं, ये पढ़ लेना। और ये एक इंटरनेशनल, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेट करती हैं दो एजेंसीज। अगर इंडिया की पूछा जाए तो IREDA है, दैट इज इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये पढ़ लीजिएगा। और अगर इंटरनेशनल लेवल पे पूछा जाए दैट इज आईरेना। अच्छा, एक और बात, आईरेना की वेबसाइट पे आपको वर्ल्ड का रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड डेटा मिल जाएगा, आप उसको जाके नोट डाउन कर सकते हो। मैं पेपर से पहले आपको करवाऊंगा, वो चेंज होता रहता है। आईरेना की वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे आप लोगों को ना पता चल जाएगा कि सोलर एनर्जी में कौन सी कंट्री टॉप पे है, राइट, विंड एनर्जी में कौन सी कंट्री टॉप पे है, बायो जियोथर्मल में कौन सी कंट्री टॉप पे है। तो वहां पे आप लोगों को ये कंटेंट है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। पेपर से पहले मैं भी आप लोगों को करवाऊंगा, बट यहां पे मैंने आप लोगों को वेबसाइट का नाम बता दिया, irena.com, कुछ इस तरीके की वेबसाइट है। और उसके बाद आपके लिए लास्ट में ये एक मैंने समरी चार्ट दिया हुआ है, न्यूक्लियर एनर्जी हाइड्रो, समझ रहे हो, जितना अभी तक पढ़ा उसको मैंने समराइज कर दिया है कि उसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, उसके एडवांटेज और उसकी लिमिटेशंस, ठीक है, ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सारी एनर्जी, बायोमास, बायोगैस, टाइडल, जियोथर्मल, विंड, ये सब चीजें इसमें मैंने आप लोगों को कवर करवा दी। करंट अफेयर हो जाएंगे, टेंशन मत लो। दैट्स ऑल फॉर योर पीपल एंड डेवलपमेंट यूनिट। पीपल और डेवलपमेंट में इससे ज्यादा करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आना हुआ तो इसी से आ जाएगा, और अगर नहीं आना फिर चाहे सारा कुछ पढ़ लो। इतना ही बार बार पढ़ते रहिए। बाकी जो करंट अफेयर हैं वो टाइम टू टाइम आते रहेंगे। करंट अफेयर्स आप लोगों को पेपर से पहले करवा दिए जाएंगे, ठीक है जी। जैसे अभी मैंने आपको वाइल्ड लाइफ डे पढ़ाया था, नहीं, वाइल्ड लाइफ डे की वीडियो शायद आ जाएगी आपको, और वेटलैंड डे पढ़ाया था, है ना। उस तरीके से गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज वगैरह हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती। कल सर्व शिक्षा अभियान की वीडियो दी थी मैंने, तो सर्व शिक्षा अभियान की वीडियो को देखिए जिसने नहीं देखा है, ठीक है, उसके अंदर आपको पूरे का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। हायर एजुकेशन मोस्ट प्रोबेबली अगले वीक से होगा, जो उसका छोटा एक पोर्शन रह गया था ना, 3 से 4 लेसन होंगी, और रात को 8 बजे मैं आपको उसका कोर्स लॉन्च कर दूंगा, आज लॉन्च कर दूंगा, वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी 11 बजे फिर हमारी, देखो जिनको 11 बजे की क्लास शो नहीं हो रही ना बेटा, वो प्लीज उस कोर्स को एनरोल कर लो, DI के न्यू कोर्स में। आपने एनरोल नहीं किया है, इस वजह से वो आपको प्रोफाइल में शो नहीं हो रही, ठीक है। चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी तरीके से मेहनत करते रहिए जी। पीपल और डेवलपमेंट इतना ही है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। जितना और टाइम टू टाइम लगेगा मुझे, मैं आपको पढ़ाते रहूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।